गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कल के वीडियो में हम लोग जो है और क्लास 10 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम जो है रिवीजन किए थे, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला का रिवीजन किए थे। आज हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका ये पूछता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। आप याद है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। और किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो आपका 0 और 1 के बीच में होता है। किसी घटना की प्रायिकता ना 0 से कम होगा, मतलब ना ऋणात्मक नहीं होगा, और ना ही जो है 1 से ज्यादा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी बात जो है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये दिया हुआ है कि बताइए -3 और 5 ये किस पाद में स्थित है, कौन से पाद में स्थित है। तो आपको पता है कि ये जो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, और ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये वाला चौथा क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, दूसरा क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस होता है, और चौथा जो होता है ये प्लस माइनस होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो माइनस और प्लस है। माइनस प्लस किस में होता है? दूसरे में होता है। तो याद रखेंगे ये दूसरे पाद में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बताइए 2 cos 60 डिग्री का मान कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। कल वाला वीडियो में आपको बताए थे कि जो है आप जितने भी जो है वैल्यू चार्ट होते हैं, जितने भी मान होते हैं 37 cos 60 sin 90, इन सब कैसे याद करेंगे उसको आप याद कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि cos 60 में जो मान है तो 1/2 होता है। ये आपको कितना आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप याद रखिएगा, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात जो है, पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको बोलते हैं जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से हो जाती है, जिसको व्यास बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होता है। आगे आप क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको जो है कि एक 2 पॉइंट दिया है, 2 3 दिया है, और एक आपका जो है 4 1 दिया है। पूछा है कि इसके मध्य बिंदु का नियामक बताइए। मध्य बिंदु का नियामक अगर आपको निकालना है मध्य बिंदु का, तो क्या करेंगे? पहला को जोड़ेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 3 और 1 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये आपका 3 हुआ और ये आपका 2 हुआ। मध्य बिंदु का नियामक आप आसानी से निकाल लेंगे। दूरी भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का आप दूरी बताइए। दूरी के लिए क्या करते हैं? आप पहला में से पहला घटाएं, 4 में से 2 घटाइए, चाहे 2 में से 4 घटाइए। तो ये आपका 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे तो ये भी 2 का 2 का स्क्वायर, इसको आपको जोड़ लेना है। तो 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा। मतलब इतना इकाई जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि बताइए 1 4 7 ऐसे करके जो है कौन सा पद 88 होगा। जैसे इस तरीके से हम बढ़ेंगे तो कितने नंबर पे आपको 88 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर होता है a + n - 1 * d। आपको पता है n का मतलब ये अंत पर 88 लिखेंगे। प्रथम पद आपका 1 है, n निकालना है इसमें। d आपका 3 है, 3 3 बढ़ाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7। इसका पदांतर का मान कितना है? 3 है। ये घटाएंगे तो 87 होगा, 3 का भाग कर देंगे यहाँ पे n - 1। ये आपका 29 बराबर हो जाएगा n - 1, मतलब n का मान कितना आ जाएगा? 23। इस तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताना है कि x + by + c के कितने हल होंगे। आपको याद रखना है कि दो चौड़ा जो रैखिक समीकरण होता है, इसके हल अनगिनत होते हैं। आप जितना चाहेंगे उतना इसका हल निकाल सकते हैं। x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का मान निकलेगा। इससे कितने हल होंगे? अनगिनत होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं। अब याद रखें कि समीकरण का जितना घात होता है उतना ही उसमें मूलों की संख्या भी होती है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 त्रिभुज जो कि समरूप है, उनके भुजाओं का अनुपात है 3:4। तो बताइए कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको एक प्रमेय पढ़ना है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। मतलब इसका स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ये आपका 9:16 क्या हो जाएगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। कभी कभी इसका उल्टा ही पूछ देता है, क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा कि क्षेत्रफल का अनुपात 0:81 है, तो आप जो है भुजा का अनुपात बताइए। तो इसका इनवर्स मतलब ये क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर किए थे, और जो है आप अब भुजा का अनुपात निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये 4:9 हो जाएगा भुजाओं का अनुपात। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, दिया है कि बताइए आप जो है 3 4 5 7
एक x दिया है और आप माध्य दिया है 6 और पूछा है कि x का मान बताइए। तो आपको याद रखना है कि माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब होता है कि सभी को जोड़ लीजिए, 3 को, 4 को, 5 को, 7 को और x को, और देखना है कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे, इसको 6 पे बराबर कर देंगे। 4 3 7 7 5 12, 12 7 19, ये आपको हो जाएगा 19 प्लस x बराबर 30। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। माध्य का मतलब क्या होता है कि जिन संख्याओं का आपसे माध्य पूछा जाता है उन सबको जोड़ लीजिए और जितने आपके नंबर्स होते हैं उससे आपको भाग कर देना है। इसके बाद जो है आपसे जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए x² प्लस 6x प्लस 9, बताना इसमें शून्यकों का योग कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये आपका माइनस बी बाई होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है ये आपका सी बटा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे b का मान आपका 6 है, -6, a का मान यहाँ पे 1 है, मतलब -6 आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग। गुणनफल हो जाएगा 9 बटा 1, क्योंकि c का मान 9 है और a का मान 1 है। कभी कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि शून्यकों का योग आपका 2 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो आप याद रखेंगे द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ये आप याद करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है तो 2x और प्लस का 3, इस तरीके से आप बहुपद निकाल सकते हैं। बहुपद देकर आप शून्यकों का योग पूछ सकते हैं, गुणनफल पूछ सकता है, या आपको जो है योगफल और गुणनफल देकर बहुपद भी पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए sin a बराबर b है, sin a जो है cos b के बराबर है, तो a और b जो है कितना होगा, तो आपको याद रखना है हमेशा a और b कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और कैसे होगा, आप इसको बदल दीजिए, sin a को sin में रहने दीजिए, cos को बदल दीजिए sin में, तो cos b को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस का b। अब देखेंगे दोनों तरफ sin है, कंपेयर करेंगे तो sin हट जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b, मतलब a प्लस b का मतलब 90 डिग्री। इस तरीके से अगर sin a बराबर cos b है तो प्लस b बराबर 90 डिग्री, tan a बराबर cot b है तब भी a प्लस b बराबर 90 डिग्री, और sec a बराबर cosec b है तब भी a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। आगे दिया है कि एक खंभा की ऊंचाई और भूमि पर उसकी छाया की लंबाई दोनों बराबर है, तो बताइए कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। मान लीजिए ये आपका h है तो ये भी आपका h है, तो पूछ रहा है यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। ये तभी संभव है जब यहाँ पे 45 डिग्री हो और यहाँ पे 45 डिग्री हो, क्योंकि हम कल बताए थे कि 45 डिग्री यहाँ पे रहेगा तभी आपका जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा, मतलब उन्नयन कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। आगे क्वेश्चंस को आप देखेंगे, पूछा है कि 21, 18, 15 इसमें कौन सा पद आपका शून्य होगा। फॉर्मूला वही लगा जो पिछली बार बताया था, n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n आपको 0 दिया हुआ है, 0 रखेंगे, a की जगह पे 21 लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। देखें कितना कितना इसमें बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, माइनस का 3 इसमें बढ़ रहा है। 21 सीधा रहेगा तो माइनस का 21 होगा, माइनस 3 गुना में से भाग हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा n माइनस 1, मतलब n बराबर यहाँ से आपका 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप माइनस 3 जोड़ेंगे ना तो 8वें नंबर जो पद होगा वो आपका क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद जो है देखिए इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि sin a बराबर दिया हुआ है 8/17, तो पूछा है कि tan a का मान बताइए। तो आप जो है क्या करेंगे, इसके लिए आप कुछ याद रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपका थीटा है, आपको पता होता है ये p होता है, ये वाला b होता है और ये वाला क्या होता है, h होता है। तो sin थीटा बराबर होता है p बाई h, जो हम बताए थे, और cosec थीटा बराबर होता है h बाई p, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई b होता है, और जो cot थीटा होता है ये आपका होता है b बाई p होता है। इसको कल में डिवाइड कराए थे, और cos थीटा जो होता है ये आपका b बाई h होता है, और जो sec थीटा होता है ये आपका h बाई b होता है। तो ये जो आपका दिया हुआ 8/17 ये आपका p है, ये आपका h है। यहाँ से आप आसानी से b का मान निकाल सकते हैं। b बराबर आप निकालेंगे अंडर रूट h² माइनस p², मतलब इस 17 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 8 स्क्वायर करेंगे, ये आपका 15 आ जाएगा। आपसे पूछा हुआ था कि tan a का मान बताइए, tan a बराबर होता है p बाई b, p देखेंगे तो इसमें कितना है, 8 है, और b आप 15 निकाल चुके हैं, 8/15। इस तरीके से कोई भी निकाल सकते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रक्रिया बताना है।
अब आपको पता है कि पासा में 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासा पासा में अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। सम आने की प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है NE बटा NS। NE बटा NS देखेंगे इसमें सम 1 2 3, सम संख्या 3 है और टोटल कितना है? 6 है। मतलब सम संख्या आने का प्रायिकता आधा का मतलब कि 50% है। आपसे जो है आगे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोले का आयतन होता है। कल भी आपको बताए थे गोले का टोटल फॉर्मूला बताए थे कि गोला का जो आयतन होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये दोनों बराबर होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि किसी यदि घटना के घटने की प्रायिकता 0.16 है तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बताइए। तो कल बताए थे किसी घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो घटने की प्रायिकता इतना है तो नहीं घटने की प्रायिकता 1 में से इसको घटा लेंगे। तो 1 में से घटाएंगे 16 को तो ये आपका 0.84 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा हमेशा और हमेशा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। आगे आप फॉर्मूला याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जैसे ये वृत्त का केंद्र हुआ, ये वृत्त का केंद्र हुआ, ये त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, इसको वृत्त का त्रिज्या खंड कहते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या आपका आर है और यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो आप याद रखेंगे जो त्रिज्या खंड होता है तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और एक याद रखिएगा जैसे ये वृत्त हुआ, वृत्त का ये केंद्र हुआ, यहाँ से दो त्रिज्या में सर वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और इसमें से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेना है तो ये आपका हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद जो है त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला में याद रखेंगे कि जैसे आपको पता है कि sin थीटा इनटू cos थीटा ये आपका 1 होता है, tan थीटा इनटू में cot थीटा ये आपका जो है 1 के बराबर होता है, cos थीटा इनटू में sec थीटा ये भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और आप याद रखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा ये आपका 1 होता है, 1 प्लस टू tan स्क्वायर थीटा होता है ये आपके sec स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। और 1 प्लस जो cot स्क्वायर थीटा होता है ये किसके? cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। इसके अलावा आप याद रखिए tan थीटा जो होता है ये आपके जो है sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है। जो cot थीटा होता है इसको अपोजिट कर देना है, cos थीटा बटा sin थीटा के ये आपके जो है बराबर होते हैं। और भी क्वेश्चंस को याद रखेंगे जैसे कि sin 2a बराबर हो जाता है 2 sin a इनटू में cos a, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इसके साथ ही जो है आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या शांत है। तो इस स्थिति में आप जो है q का हमेशा भाज्य गुणनखंड करिएगा। यदि q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है मतलब संख्या शांत और नहीं तो संख्या क्या होती है? अशांत होती है। अब जो है क्षेत्रमिति में जितने सारे फॉर्मूले होते हैं उन सबको एक जगह पे आपको लिख देते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। जो घन होता है इसका आयतन आप याद रखिएगा l क्यूब होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l स्क्वायर होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4l स्क्वायर होता है। इन सबको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो आप याद रखिएगा कि जो घन होते हैं इसके विकर्ण होता है √3 इनटू l होता है। अब घनाभ पे आते हैं, घनाभ का आयतन होता है lbh। इसका विकर्ण की बात करेंगे तो √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर होता है। इसका टोटल सरफेस जो एरिया होता है ये 2 इनटू lb प्लस का bh और प्लस का lh होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 इनटू l प्लस b इनटू h होता है। गोला का देखेंगे तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोला का आप याद रखिएगा टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। इसके अलावा जो है आप अर्धगोला का भी यहाँ देख लीजिएगा
अर्धगोला जो होते हैं इनका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इनका टोटल सरफेस जो एरिया होता है ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। और वक्र पे क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का देखिए, बेलन का जो आयतन होता है ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई आर एच। यहीं पे आते हैं थोड़ा सा देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि पहले भी इसी वीडियो में आपको बताए हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहीं पे आप देखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री में से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेना है 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। शंकु का आप देखेंगे आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका अगर आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। इसका जो वक्र पे क्षेत्रफल देखेंगे ये होता है पाई आर एल होता है। यहाँ पे संबंध याद रखिएगा, आपको पता है ये शंकु है। शंकु में आपका ये वाला ऊंचाई होता है, ये वाला तिर्यक ऊंचाई होता है, ये वाला त्रिज्या होता है। इन तीनों का संबंध याद रखिएगा, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर होता है। इसके बाद जो है आपको माध्य माध्यिका बहुलक याद रखना है। माध्यिका थोड़ा सा ध्यान से समझना है, माध्यिका के बारे में समझना है। माध्यिका को हम लोग माध्यक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं मीडियम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 5 2 7 8 9, इसका आपसे पूछा जाएगा कि माध्यक बताइए, तो सबसे पहले आपको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2 2 के बाद आप 5 लिखेंगे, 5 के बाद 7 7 के बाद 8 और 9। माध्यक का मतलब होता है बीच वाला, 2 इधर छोड़िए इधर छोड़िए, बीच वाला ये हमारा क्या हो गया माध्यक हो गया। और मान लीजिए ये संख्या विषम है तो आपको पता चल गया। सम संख्या होता है, सम की स्थिति में जैसे 5 6 8 4 3 2, तो इसका माध्यक इसको भी आप आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2 3 4 5, 5 के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे 8, 2 3 4 5, 5 के बाद 6 बचा, इसके बाद 8 लिखेंगे। 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़िए, जो बीच वाला लाइन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग कर देंगे, 9 का आधा का मतलब कि 4.5। यहीं पे आप एक बहुलक समझेंगे जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या। मान लीजिए 2 3 5 2 1 2, देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है तो 2 आया, तो 2 इसका बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आपका आता है वो क्या होता है बहुलक होता है।